इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईट मनके तथा अस्थियां इसका मैं पार्ट नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा उस पे बेस्ड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको भी मैं इसमें सॉल्व करवाने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। देखिए, वीडियो स्टार्ट होती है मुहरे, लिपि और बाट, इस टॉपिक से। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुहरे और मुद्रांकन, जैसे जो टॉपिक है मुहरे, लिपि और बाट, इसमें हमें मुहरों के बारे में पढ़ना है, इसकी क्या विशेषता रही, लिपि के बारे में क्या देखने को मिलता है और बाट के बारे में क्या देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो देखिए, मुहरों और मुद्रांकन जो था, इसका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मुहरों और मुद्रांकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल एक छोटा सा इसमें दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं आपको एक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, तो अगर मान लेते हैं आपने एक थैला लिया और थैले पे सामान भर दिया और उसके मुंह पे क्या है, गीली मिट्टी लगाकर उस पे मतलब कोई मुद्रा या फिर किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दिया और उसको सुखा दिया। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जब भी जाएगा, तो अगर मान लेते हैं जो सील है अगर ये टूटी हुई होगी, इसका मतलब क्या है कि जो कोई जो इसमें यहाँ पे जो सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान सेफ तरीके से नहीं पहुंचा है। अगर जो ये सील वैसी की वैसी वहां तक पहुंच गई, इसका मतलब जो सामान है वो सेफ तरीके से पहुंचा है। तो ये सेफ है नहीं, ये पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मोहरे और मुद्रांकन का। ठीक है, अगला देखिए, लिपि का पढ़ना है, एक रहस्य में लिपि। देखिए, इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है, 3 नंबर में आ रखा है बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसको रहस्य में लिपि क्यों कहते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लिपि का में क्या पढ़ने को मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। संक्षिप्त मतलब छोटे हैं, इनके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, यही मुख्य रीजन रहा है कि इसको रहस्यमय लिपि कहते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा देखिए, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि पाई गई है, जो अभिलेख पाए गए हैं, उस पे ये देखने को मिला है कि यहाँ पे दाएं से बाएं ओर लिखे जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये बायां है और ये दायां है, तो हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। लेकिन जो यहाँ की जो लिपि पाई गई है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, इसको बाएं से दाएं की तरफ लिखा गया, ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है और बाईं और संकुचित अंतराल है। कहने का मतलब मान लेते हैं यहाँ से किसी ने लिखना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से यहाँ से लिखते 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 यहाँ पे आके पतला हो गया है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो लिपि है ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। रीजन इसका ये है क्योंकि जो दाएं तरफ जो है इसका अंतराल चौड़ा है और बाएं आते आते ये क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है या पतला हो जाता है। तो ये रीजन रहता है कि इसको एक रहस्यमय लिपि कहते हैं, क्योंकि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसके अलावा संक्षिप्त अभिलेख है और इसको दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो हमने लिपि को देख लिया। अगला है बाट। देखिए, अगला है बाट। जो बाट था, बाट विनिमय के लिए उपयोग में होता था। ठीक है, जैसे देखिए, विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता था। ये बाट सामान्यतः चौट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाभाकार होते थे और इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी, द्विधारी मतलब 1, 2, 4, 8, 16, जबकि ऊपरी जो मानदंड होते थे ये दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये कुछ बेसिक बातें बताई गई है बाट को लेकर हड़प्पा सभ्यता के अंदर। इसके अलावा जो छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। तो ये जानकारी है बाट के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, याद रखना इसको। अगला देखते हैं, अगला है प्राचीन सत्ता कि हड़प्पा सभ्यता में यहाँ से क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, देखो कई जो पुरातात्विद हैं जो इस पे रिसर्च करते हैं, इसमें एक डिबेट का एक मुद्दा होता है। ये कुछ पुरातात्विदों का मानना यह है, ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे राजा हुआ करता था, जो शासक वर्ग था वो हुआ करता था। कुछ जो पुरातात्विद हैं ऐसा मानना है कि मतलब कोई एक राजा नहीं होता था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, और कई जो पुरातात्विक उनका मानना था कि पूरे पूरे साम्राज्य पे केवल एक ही राज्य राजा का शासन हुआ करता था, और कईयों को मानना था कि यहाँ पे कोई राजा था ही नहीं, सबके सब मतलब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे काम करते थे, कोई पूरा समूह मिलकर इस पर डिसीजन लेता था। तो इस तरीके से जो ये मुद्दा है कि डिबेट का मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है, कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है, कोई विशेष मतलब कोई
ऐसी मतलब साक्ष्य नहीं मिले जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पूरे पूरे साम्राज्य पे केवल एक ही राजा शासन करता था। ठीक है, अब देखते इसका पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित मतलब उसको प्रचलन में लाना करने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में बताया गया है के लिए देखिए, जैसे हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता, मतलब हड़प्पा के अंदर जो वस्तु मिली है उनके अंदर एक रूपता देखने को मिलती है। ठीक है, एक जैसे देखने को मिलती है, और जो कि मृद भांडों, मोहरों, बाटों, ईंटों से स्पष्ट होती हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब अगर मान लेते हैं इतना बड़ा साम्राज्य है और अलग अलग राजा होते, तो अलग अलग राजा होते तो अलग अलग सिक्के मिलते, लेकिन ऐसा नहीं मिला। जैसे जो सिक्के यहाँ मिले उसी तरीके से बाकी सिक्के भी अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। तो अगर इतनी समानता है, इसके अलावा जैसे मान लेते ईंट है जो, ठीक है, अब ईंट ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही स्थान पर बनाई जाती है, अब ईंट बनाने के अलग अलग स्थान थे। तो अब ये देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी ईंटों का निर्माण हुआ है वो सभी एक ही रेशो में, एक ही अनुपात में इनका मतलब देखने को मिलता है, एक ही अनुपात देखने को मिलता है। ठीक है, आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक ही आकार देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कुछ पुरातात्विद ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें एक शासक वर्ग था, ठीक, कहीं ना कहीं एक राजा था, तभी ये चीजें संभव हो सकती हैं। इसके अलावा देखो, ये आगे बताया गया है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक स्थान पर नहीं होता था। अब इतना बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, अब ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही स्थान से सारे के सारे जगह पे ईंट पहुंचते थे, अलग अलग जगह ईंटों का उत्पादन होता था, बनाया जाता था। जैसे जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्रों में एक समान अनुपात में ये ईंटें देखने को मिली है। तो इस आधार पर निष्कर्ष निकल जाता है कि अगर इतना जटिल फैसला लिया जा रहा है, अगर इतना नियम से चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजा या फिर एक शासक वर्ग जरूर होगा जो इन सब चीजों को नियंत्रित करता होगा, कंट्रोल करता होगा। इसके अलावा अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। देखो, अभी तो हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पा की जो पूरा वस्तुएं हैं उनके अंदर समानता देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मृदभांड हो गए, मुहर हो गए, पाट हो गए, ईंट का बताया गया है कि ईंटों में देखोगे तो गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच जितने भी जो ईंटों का उत्पादन होता है उनके अंदर उनका अनुपात एक है। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जो बस्तियां विशेष बस्तियां स्थापित की गई हैं और अलग अलग स्थानों पर और आवश्यकता के अनुसार, तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशेष रीजन है या फिर जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राजा वर्ग या फिर एक शासक वर्ग होगा तभी ये संभव है। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने, विशाल दीवार और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठन भी किया गया होगा। अगर ये बहुत बड़े मात्रा में ईंटों का उत्पादन करना है, विशाल दीवारें बनानी है, क्योंकि अगर देखोगे आप मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इनके बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी यहाँ पे। ठीक है, चबूतरों का निर्माण हमने पढ़ा ना दुर्ग कार्य में, जो दुर्ग है वो चबूतरों पे, नींव पे ही बना है। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा श्रम संगठन चाहिए। तो इस श्रम संगठन को ऐसा थोड़ी है कि व्यक्तिगत रूप से इसको इकट्ठा किया जा सकता है, इसको इकट्ठा करने के लिए भी एक वर्ग की जरूरत है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करे। तो कुछ ये ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कहीं ना कहीं एक विशेष राजा वर्ग हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमें एक सिंगल साक्ष्य राजा का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिबेट का मुद्दा रहता है कि क्या यहाँ पर राजा वर्ग था या नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। आगे देखते हैं। देखो, जो अगला टॉपिक वो है प्रसाद तथा शासक। यहाँ पे प्रसाद जो है, प्रसाद का मतलब यहाँ पे है राजा के महल से है। ठीक है, यहाँ पे महल से है। और शासक, देखो अभी हमने पढ़ा कि क्या यहाँ पे शासक था या नहीं था। ठीक है, अब हमें देखना है, देखो अब हालांकि कोई ऐसा साक्ष्य तो नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई राजा का महल मिल गया हो या फिर इस तरह कोई साक्ष्य जो कि प्रत्यक्ष रूप से ये स्पष्ट कर दे कि हाँ यहाँ पे राजा वर्ग था, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे भी डिबेट जैसे चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, जैसे सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण स्पष्ट जानकारी नहीं देते। ठीक है, मतलब सत्ता का केंद्र या सत्ताधारी जो वर्ग है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा देखिए, पुरातात्विदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी। मोहनजोदाड़ो जो एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, इसके अंदर एक विशाल भवन मिला है। अब उस भवन को प्रसाद की संज्ञा मतलब राजा के महल की संज्ञा दी गई, परंतु इससे संबंधित कोई भव्य साक्ष्य नहीं मिला। अब जैसे राजा का महल होता तो पे बहुत महंगे महंगे आभूषण होने चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत मतलब रूम या फिर जो कमरे हैं वो बहुत बड़े विशाल आकार के होने चाहिए। तो इस प्रकार कुछ विशेष साक्ष्य नहीं मिला है जो इस तरफ इंगित करता हो या इशारा करता हो कि हाँ कहीं ना कहीं राजा का महल हो। ठीक है, केवल मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन मिला है, उससे संबंधित और कोई चीजें नहीं मिली है। इसके अलावा एक पत्थर की मूर्ति को
पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। एक पत्थर की मूर्ति मिली है, उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। आज भी ये पुरोहित राजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और ना ही इस बात का साक्ष्य उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। ठीक है, मतलब इस बात की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी कोई विशेष अनुष्ठान होता था या नहीं होता था, ये प्रथाएं होती थी नहीं होती थी, उनको करवाता कौन था या फिर जो लोग करवाते थे क्या उन्हीं के पास सत्ता होती थी, इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कुछ पुरातात्विक इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। ठीक है, अब कुछ को मानना था कि कोई शासक नहीं था, शासक होता तो कहीं ना कहीं साक्ष्य तो मिलता, तो इस प्रकार से कई को मानना शासक ही नहीं था और सभी के सभी सामाजिक स्थिति सबकी समान थी, सभी मिलजुल के फैसले लेते थे। इसके अलावा कई पुरातात्विकों का मानना था कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि, मतलब मोहनजोदाड़ो का अपना राजा होगा, हड़प्पा का अपना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे स्थल है, जैसे रोपण एक स्थल है, इसका अलग अपना होगा, कालीबंगन में एक स्थल है, उसका अलग होगा। तो इस तरीके से कई, मतलब इसमें क्या हजारों की संख्या में यहाँ पे स्थल है और इस तरह ये देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पे स्थल है, तो हर एक का अपना अपना राजा हुआ होगा। तो कुछ का ये मानना है कि राजा ही नहीं था, कुछ का मानना था कि हर एक स्थल का, हर एक जो शहर है या फिर जो स्थल है उसका अपना एक राजा हुआ करता होगा। ठीक है, और ये सब अलग अलग राजा होते थे। इसके अलावा कुछ यह तर्क देते हैं कि यहाँ एक ही राजा था, जैसे कि पुरावस्तु की समानता। अब कई कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे केवल एक ही राजा था, केवल एक ही राजा था। और वो रीजन क्या देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरावस्तु में समानता, जैसे हमने देखा ना, ईंट के अंदर समानता, मनकों के अंदर समानता, बाट के अंदर समानता। ठीक है, नियोजित बस्तियां, अगर ये नियोजित बस्तियां का मतलब प्लानिंग के तहत बस्तियों का अगर ये बसाया गया है तो कहीं ना ये तभी संभव हो सकता है जब एक राजा वर्ग होगा, क्योंकि अगर अलग अलग राजा वर्ग होते तो वो एक तरीके की बस्तियां स्थापित नहीं करते। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः जो शहर है वो एक प्रकार एक सिस्टमेटिक रूप से बसे हैं, तो इस आधार पर ये कहा जाता है नियोजित बस्तियां मिली हैं, बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता कि अलग अलग राजा एक ही जैसा सोचे। इसके अलावा ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियां जो कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होने से स्पष्ट होती हैं। तो इस प्रकार से एक ही डिबेट का मुद्दा है कि यहाँ पे शासक था या नहीं था। ठीक है, कई का मानना था, कई का मानना नहीं था, कई का मानना बहुत सारे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक वो है सभ्यता का अंत। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत किस प्रकार से होता है, ये हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से कुछ हेडिंग और इस तरह टॉपिक्स बना दिया है। ये अभी फिलहाल जो अभी मार्च के अंदर 2026 में अभी एग्जाम हुआ हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसमें 8 नंबर का इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 4+4 ऐसे करके एग्जाम में 8 नंबर का इसमें क्वेश्चन आ रखा है, 8 नंबर का। ठीक है, तो देखो मैं अभी दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। इस तरीके से फिर मैंने उसका डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। देखो ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2026 में, अभी जो हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और 8 नंबर का आया था, 4 और 4 मार्क्स ऐसे करके ये क्वेश्चन आया था। मतलब 4 नंबर का कुछ पूछ रखा था एक ही क्वेश्चन में और 4 नंबर का एक और, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखा था। क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ये 4 नंबर में, और साक्ष्यों की परख करना, ये 4 नंबर में। ठीक है, मतलब पतन के कारण क्या थे 4 नंबर में बताना था, और पतन के कारण के साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं इसको हमें बताना था। इस तरीके से मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के साक्ष्य ये 4 पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ये क्या, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, इसके 4 पॉइंट। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख दिया इसमें, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा इसे या तो यही आ जाएगा कि पतन के कारण पूछ लेता है या तो इसके साक्ष्य पूछ लेगा। तो देखिए आखिर जो हड़प्पा सभ्यता है, अरे इतनी समृद्ध थी तो ये खत्म कैसे हुई, इसका अंत कैसे हुआ, तो इसके लिए भी कोई एक विशेष एक रीजन नहीं है। इसके लिए भी जो पुरातात्विद हैं वो अलग अलग रीजन देते हैं, हालांकि कोई एक सिंगल रीजन कंफर्म नहीं कि इसी की वजह से हुआ। ऐसे ही लोग अंदाजा लगाते हैं, जो पुरातात्विद है ये अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। जैसे कईयों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारणों में से एक संभवतः जलवायु परिवर्तन माना जाता है, जिसे अब जलवायु परिवर्तन हुआ तो सूखा पड़ा, और सूखा पड़ा तो कृषि प्रभावित हुई। अब जब कृषि प्रभावित हुई तो लोग इस स्थान को छोड़ के कहीं और चले गए। अगर ये मान लेते ये कुछ इस प्रकार से, अगर आज हम भारत देखते हैं ये पाकिस्तान है, तब कुछ लोग इस मतलब कि मध्य एशिया की साइड चले गए, और कई ऐसे हैं कि जो दक्षिण भारत की तरफ आके बसने लगे। तो इस तरीके से एक थ्योरी दी जाती है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा, बारिश कम हो गया, सूखा पड़ने लगा, कृषि प्रभावित हुई और लोग इस स्थान को छोड़कर चले गए, और इस तरीके से सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया।
दूसरा जो है अत्यधिक बाढ़। कईयों का मानना है कि अब जैसे यहाँ बीचों बीच से सिंधु नदी जाती है, इसकी सहायक नदी जाती है, तो अक्सर इन नदियों में बाढ़ आता था। तो ज्यादा मात्रा में बाढ़ आने के कारण भी लोगों को नुकसान होता है, जिसके कारण लोग क्या हो रहे थे, ये स्थान छोड़ के चले गए। देखो पुरातात्विकों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का एक कारण अत्यधिक बाढ़ था, जिससे सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है बार बार क्या है जलमग्न हो जाते थे, बार बार डूब जाते थे, बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आता था, जिसके कारण लोग क्या है यहाँ से विस्थापित हो गए, इस स्थान को छोड़कर चले गए और ये सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा पॉइंट। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट देखो, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो नदियां थी अपना मार्ग बदल ली होंगी, जिससे इस क्षेत्र में सूखा पड़ गया। एक रीजन ये भी है क्योंकि जो सभ्यता है ये फली फूली क्यों, क्योंकि बगल से एक सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ पे गुजरती है। अब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी जो सहायक नदी है, इन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया, या फिर ये जो नदी है यही सूख गई, जिसके कारण लोगों को सिंचाई का कोई साधन नहीं मिला और यहाँ से कृषि प्रभावित हुई और लोग इस स्थान को छोड़ के बाकी अन्य स्थानों पे विस्थापित हो गए। तो एक रीजन ये भी माना जाता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि वनों की कटाई, बड़े मात्रा में वनों की कटाई की गई होगी, जिसके कारण कई सारी समस्या, जो प्राकृतिक समस्या ये उत्पन्न हुई और लोग इससे प्रभावित हुए। पुरातात्विदों का मानना है कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से इस क्षेत्र की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो सभ्यता के अंत का एक कारण बना। तो इस तरीके से ये चार रीजन दिए जाते हैं जिसपे ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का खत्म हुआ है, अंत हुआ है। तो ये रीजन रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के साक्ष्य कौन कौन से हैं, इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो देखो, पहला है शहरों का पतन। ठीक है, शहरों का पतन, इसमें क्या देखने को मिलता है कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। ठीक है, अब जैसे 1800 ईसा पूर्व तक आते आते क्या है, चोलिस्तान जैसे जो विकसित हड़प्पा स्थल है उनको त्याग दिया गया, जिससे शहरों का पतन हुआ। ठीक है, अब जिस चोलिस्तान में हो गया, इसके अलावा जो जो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, इन स्थलों को भी त्याग दिया गया। इसके अलावा नई बस्तियों का अस्तित्व आना। अब जो पुरानी बस्ती थी, विकसित बस्ती थी, इनको लोगों ने त्यागना स्टार्ट किया और नई नई बस्तियां बसानी स्टार्ट करी, क्योंकि लोग विस्थापित होते हैं, तो जहां लोग विस्थापित होकर जा रहे थे वहां पे नई बस्तियों का अस्तित्व आ रहा था। यही रीजन रहता है कि कहीं ना कहीं इस हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। ये भी इसका साक्ष्य मिलता है कि देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरित हुए तथा गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियां अस्तित्व में आई। ठीक है, देखो जैसे ये है हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान का वर्तमान में, और इस तरीके से ये है भारत। ठीक है, इस तरीके से ये है भारत। तो ये कहा गया कि यहाँ से लोग विस्थापित होके इन वाले इलाकों में क्या होने लगे, ये लोग प्रभावित होने लगे, ये लोग मतलब आने लगे, स्थानांतरित होने लगे। इसके अलावा भौतिक संस्कृति में बदलाव, ये भी एक साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरा वस्तुओं जैसे बाटो, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। ये जो वस्तुएं हैं, ये वस्तु समाप्त हो गई। अब ये वस्तु समाप्त हुई तो लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। एक ये बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आवास निर्माण की तकनीक का बदलाव। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के आवास निर्माण की तकनीक में बदलाव आया और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जिसके आधार पे हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, ये हमें बताते हैं। तो ये इस तरीके देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया था, अभी भी जो मार्च 2026 में बोर्ड एग्जाम हुआ था इसमें आया था, और इस तरीके से आया था, 4 और 4 मार्क्स करके आया था 8 नंबर में। ठीक है, तो इस तरह पतन के 4 कारण बताने थे और साक्ष्य के 4 कारण बताने थे। अगला देखते हैं। देखिए, हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में बताना है। ये आया था सीबीएसई 2025 में बोर्ड एग्जाम में आया था। यह लिपि, देखो पहला है, यह लिपि वर्णानुक्रमिक है। मतलब देखो सीधी सी बात है, जो ये लिपि थी इसके अंदर कोई वर्ण तो था ही नहीं, तो ये हो जाता है गलत। हमें सही बताना है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बाएं से दाएं का मतलब इधर से ऐसे लिखा जाना है, लेकिन जो ये लिपि है ये दाएं से बाएं की तरफ ऐसे लिखी जा रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो ये है ये गलत हो जाएगा, बाएं से दाएं ये गलत हो जाएगा। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में कुछ चिन्ह या प्रतीक है, हाँ कुछ चिन्ह, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इस लिपि को में कुछ चिन्ह या प्रतीक है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला देखो, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा वस्तुओं का उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अगर लंबी दूरी है और अगर जी मतलब इसको
कोई चीज है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो अगर सुरक्षित पहुंचाना है तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो मोहरों का। ठीक है, मोहर का मतलब कॉइन नहीं है, सिक्के नहीं है। मोहर का मतलब है कि मतलब एक कोई सामान उस पर मोहर लगा देना, एक उस स्टंप लगा देना। और उस समय स्टंप जो लगता है तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी को यहाँ पे जमा के इस पे कोई एक स्टंप लगा दे, कोई सिक्का या किसी प्रकार कोई एक चिन्ह बना देते थे। तो इस तरीके से अगर जो लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाना है वस्तु को भेजने में, तो मोहरों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये जगह राइट आंसर। अगला देखो, अगला आ रखा है कि हड़प्पाई लोगों द्वारा मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? 3 नंबर में आया है। ठीक है, इससे पहले देखोगे तो ये 1 नंबर में आया था कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता था। ठीक है, ये इसमें देखोगे तो इसमें पूछ रखा कि जो हड़प्पाई लोग है इस मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग क्यों करते थे। ये है सीबीएसई 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था 3 नंबर में। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2025 के एग्जाम में आया था 3 नंबर में आया था। ठीक है, कि हड़प्पा वासियों द्वारा मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्यों किया जाता था। बस इसमें लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है, बाकी आंसर जो होगा वो एक ही होगा। तो इस तरीके से देखोगे तो कोई तो हर बार यही होता है कि जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो PYQ ही होते हैं, बस उनकी जो लैंग्वेज होती है बस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा आंसर ही लिख के दे दिया है ताकि आप इसको आसानी से कर सको। देखो, मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। ठीक है, उसका मुख जो उसका मुंह है रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे कि मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाए। और इस थैले के अपने गंतव्य मतलब जहां भेजना है स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन जो छाप है और अक्षुण्ण रहता है, मतलब बिना टूटे फूटे, बिना किसी क्षति के मतलब वहां पहुंच जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि इस थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस तरीके से इसका इसलिए यही रीजन रहता है कि इसका उपयोग किया जाता था। आगे देखो, अगला है हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। हड़प्पाई लिपि को देखो 3 नंबर में आया था, सीबीएसई 2024 में आया था, 3 नंबर में आया था। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो रीजन है कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, दूसरा रीजन है कि ये बहुत संक्षिप्त है और इसमें विशेष प्रकार के इसमें चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ पे चिन्ह वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये रीजन रहता है कि इसको एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को कवर किया उस पर बेस्ड जो PYQ क्वेश्चन है उसको हमने कवर किया। इसी तरीके से जो पहला पार्ट है जो दूसरा पार्ट है उसको मैंने कवर करा रखा, अगर आपने ना देखा तो उसे जाकर देख लेना। और अगले जो जो पार्ट जो 4 होगा उसमें मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।